नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पापा वीडियो आपके सामने है। आरओ के लिए कंप्लीट अपडेटेड रिवाइज्ड पूरा पिछले एक साल का करंट अफेयर का जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, एग्जाम की डिमांड को पूरा करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर का पापा वीडियो आरओ के करीबन हमने 22 दिन पहले दे दिया। ठीक है, पीसीएस का भी जब एग्जाम आएगा तो पीसीएस के एग्जाम से करीबन 20-22 दिन पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितना नए पैटर्न के हिसाब से करंट अफेयर जरूरी है पिछले एक साल का, वो सब हम एक साथ कंपाइल करके आपको पीसीएस एग्जाम से 20-22 दिन पहले दे देंगे। अभी कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई टॉपिक वाइज पापा वीडियो जो है चाहिए, तो उनके लिए ये वाला वीडियो हाजिर है। कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, 3 चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। 3 चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला अपडेटेड वाला जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी 3 चीजें आप जो है आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं, आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप उसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्टडी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ 8564880530, 7523864455 और 9696066089, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। योजनाएं, अभियान, इनिशिएटिव जो सरकारी इनिशिएटिव हैं, कई बार उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा अन्य राज्य सरकारों के भी इनिशिएटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर जो जरूरी स्कीम, इनिशिएटिव, कैंपेन्स रहे उनको डिस्कस करेंगे। और ये नई योजनाओं के बारे में, मतलब कोई भी इनिशिएटिव 1 वर्ष का है, 1 वर्ष पुराना, उस तक को हमने लिया है। बाकी पुरानी स्कीम्स भी आपको तैयार करनी पड़ती हैं, उसका तो अलग से वीडियो हम लोग देते ही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग स्कीम्स, कैंपेन, इनिशिएटिव पर। जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट स्कीम या जय हिंद स्कीम, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू की थी। जय हिंद स्कीम, इसका लक्ष्य था दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में स्कूली छात्राओं में जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए व्यवहारिक कौशल और अभिविन्यास प्रदान करना है इनका उद्देश्य है। मतलब एम्स टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल स्किल एंड ओरिएंटेशन टू स्कूल स्टूडेंट्स। कक्षा 9 से 12 के छात्रों को टारगेट करेंगे रिमोट ट्राइबल एरियाज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, CUET के लिए, thereby preparing them for a sustainable livelihood and access higher education। यानी कक्षा 9 से 12 के छात्रों को CUET टेस्ट के लिए तैयार करेंगे, जो बेसिकली रिमोट ट्राइबल एरियाज में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए काम किया जाएगा। विक्रम लॉक नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था 4 जून 2025 को पटना में। इसका नाम है विक्रम लॉक नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना। बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली इनिशिएटिव चल रही है, उसके 10वें कंपोनेंट के रूप में इसको शुरू किया जाएगा। डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना, ये नगर निगम इंदौर ने अपनी तरीके की नई
कह सकते हैं डिजिटल एड्रेस टेक्निक शुरू की है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, यानी कि अब आपको अपना हाउस एड्रेस ऐसे नहीं बताना पड़ेगा कि फलां स्ट्रीट, फलां मकान नंबर, फलां एरिया, और ये आपको बस एक क्यूआर मिल जाएगा नगर निगम की तरफ से, वो आप चिपका लेंगे अपने घर के बाहर गेट पे, और कोई भी क्यूआर स्कैन करके आपका टोटल एड्रेस जान सकेगा। मतलब जैसे आपको डिलीवरी बॉय को लोकेशन देनी है तो कई बार बहुत दिक्कतें होती है, अगर आपको क्यूआर शेयर कर देंगे तो पूरा आपके कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नागरिक सेवाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ना, स्मार्ट प्रशासन इसका उद्देश्य है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। ऐसे आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पर भारत में ये पायलट सुविधा शुरू की गई है। क्यूआर बेस्ड एड्रेस सिस्टम की, डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम की शुरू की गई है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में ये सुविधा शुरू की गई है। डिजिपिन सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। डिजिपिन सिस्टम किसका है? पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का। जून मंथ 2025 के स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव देख लेते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इस बार इसको कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल भी एनवायरनमेंट डे के दिन, वैश्विक पर्यावरण दिवस के दिन, पीएम मोदी जी ने पौधा लगा करके एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत की थी। ये एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जी ने महावीर जयंती पार्क न्यू दिल्ली में एक पौधा लगाया था और वहां से शुरुआत की इसकी। जो एक्सपेंडेड इनिशिएटिव है, इसका लक्ष्य 10 करोड़ ट्री प्लांटेशन या सैपलिंग प्लांटेशन करना है 30 सितंबर 2025 तक। 10 करोड़ पौधे लगाना है, पौधारोपण का उद्देश्य है। हिंदी भाषा में अर्थव्यवस्था पर मौलिक पुस्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई ने एक इनिशिएटिव जारी किया है। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, सहायक एसोसिएट प्रोफेसर अगर हिंदी भाषा में कोई ओरिजिनल इकोनॉमी पर जो बुक लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी पर हिंदी भाषा में जो लोग बुक लिखेंगे उसको पुरस्कृत करेगा आरबीआई, उसको प्रमोट भी करेगा। तो ये इनिशिएटिव शुरू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिससे ओरिजिनल बुक्स इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पर हिंदी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हों, क्योंकि ज़्यादातर इकोनॉमी की पुस्तक इंग्लिश भाषा में है। आपको पता है, तैयारी करने वालों को भी। तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्त से संबंधित पुस्तकें जो कोई हिंदी भाषा में लिखेगा उसको पुरस्कृत करेगा आरबीआई। ये इनिशिएटिव है। प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव, ये यूपीएससी ने शुरू की है। ऐसा इनिशिएटिव पहली बार नहीं शुरू कर रहे हैं। 2018 में भी ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया गया था, जिसको पब्लिक डिस्क्लोजर इनिशिएटिव कहा गया था। पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, इसके तहत जो अभ्यर्थियों के क्रेडेंशियल्स हैं, जो मेंस देने वाले और मेंस में पास करके इंटरव्यू देने वाले जो लोग हैं, बेसिकली इंटरव्यू से क्वालिफाई होकर के जो फाइनली रिकमेंड नहीं हो पाते, मतलब इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए पब्लिक डिस्क्लोजर सिस्टम शुरू किया गया था, जिससे जो टॉप एम्प्लॉयर्स हैं, कई सारे जो कंपनीज हैं जिनको अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको उनके डिटेल साझा कर देते थे। मतलब एम्प्लॉयर्स को इंटरव्यू से बाहर हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट दे देते थे, और जिससे वो उनको कॉन्टैक्ट करके उनको रोजगार दे सके। 20 अगस्त 2018 को पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम शुरू की गई थी। उसी को और स्ट्रक्चर्ड करके प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो इनिशिएटिव है नॉन रिकमेंडेड बट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयर से कनेक्ट करने का। उद्देश्य वही है कि जो लोग इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, उन कैंडिडेट्स को अच्छे कह सकते हैं कंपनीज के साथ जोड़ने का, जिससे उनको अन्य तरीके का रोजगार मिल सके। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, प्रतिभा सेतु इसको कहा जा रहा है, यूपीएससी का इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है राज्य की योजनाएं, समिति और अभियान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संरक्षण मिशन शहरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन मिशन, ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य है नगरीय निकायों में, यानी अर्बन लोकल बॉडीज में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करना है, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रेन वाटर कह सकते हैं एनहेंसमेंट को प्रमोट करना। रेन वाटर किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, उससे संबंधित इनिशिएटिव लेना गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ की ये स्कीम है। दुधारू पशु प्रदाय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की स्कीम है। इन्होंने 6 जिलों में इसको शुरू किया। बेसिकली जो लोग सीजीपीएससी देंगे उसमें तो ये आना ही आना है, आप बात नोट कर लीजिए। उसमें ये आएगा कि किन जिलों में इसको लागू किया जाएगा। 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिला हितग्राहियों को 650 दुधारू पशु प्रदान करेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। ये है दुधारू पशु प्रदाय योजना। आगे है युवा रत्न सम्मान योजना, ये छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। 15 से 29 वर्ष के आयु के लोगों को और एक ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जो एनजीओज होते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा, और जो व्यक्ति होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। एक युवा और एक संगठन को हर साल ये लोग सम्मानित करेंगे। जो लोग काम करते हैं, उल्लेखनीय कार्य करते हैं, समाज कल्याण का कार्य करते हैं, युवाओं को, 15 से 29 साल तक के युवाओं को और एक संगठन को ये लोग हर साल सम्मानित करेंगे। इसको कहा गया है युवा रत्न सम्मान योजना। युवा रत्न सम्मान योजना। उत्तर प्रदेश होम स्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। ज़्यादातर स्टेट्स इसको लागू कर चुके हैं। जैसे तीर्थ स्थानों के पास या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, जहाँ पर भी है,
उसके आसपास के जो गृह स्वामी हैं, यानी जिन्होंने अपना घर बनवा रखा है, जिनके यहाँ पर कम से कम एक कह सकते हैं बेड वाला कमरा है, या फिर अधिकतम 6 बेड वाले कमरे हैं, मतलब 6 कमरे जिसमें 12 बेड पड़े हुए हैं, वहाँ पर पर्यटकों को ठहराया जा सकता है। पर्यटकों को ठहराने के लिए कुछ यहाँ पे चार्ज ले सकते हैं। ये सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। 500 रुपये से 750 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे वाले ले सकते हैं। शहरी और सिल्वर श्रेणी के होम स्टे 2000 रुपये चार्ज कर सकते हैं एक बेड देने का और सुबह ब्रेकफास्ट देने के लिए। तो इससे 2 फायदा होगा, टूरिस्टों को आराम रहेगा, उनको अफोर्डेबल रेट्स पर वहाँ पर रुकने का स्थान मिल जाएगा सुरक्षित सरकार के नियंत्रण में, और जो आसपास के जो लोग घर बनाए हुए हैं उनका भी राजस्व थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब उनकी भी कमाई हो जाएगी। तो ये एक तरीके से म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है। 3 वर्ष के लिए पंजीकरण वैध होगा जो लोग भी होम स्टे अपना खोलना चाहते हैं अपने घर पर। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है स्कीम। इसके बाद लोक माता अहिल्या बाई होलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कीम, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद व्यक्ति को बैंक ऋण से ब्याज में 1000 रुपये प्रतिवर्ष छूट मिलेगी, और प्रतिवर्ष इस योजना का लगभग मतलब ये 100 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार खर्चा करेगी इसमें। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसका उद्देश्य बंजर वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाना। और प्रारंभिक चरण में अंबुजा समूह 25 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करेगा, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी फाउंडेशन ये जितनी बंजर भूमि है उसका कुछ हिस्सा गोद लेकर उसको डेवलप करेंगे। ये राजीव गांधी वन संवर्धन योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम परियोजना, ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम इसको डेवलप कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने सिंधुदुर्ग के पास न्यूती रॉक के पास मतलब ये INS गुलदार जो है, INS गुलदार जिसको डीकमीशन किया गया था, INS गुलदार को 12 जनवरी 2024 को डीकमीशन कर दिया गया था, और महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रोजेक्ट अपने हाथों में ले लिया था कि INS गुलदार जो कि एक शिप है, इसको भारत के जल के नीचे पहले संग्रहालय के रूप में और प्रवाल भित्ति के रूप में डेवलप करेंगे, यानी कि इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड कोरल रीफ के रूप में INS गुलदार को डेवलप करेंगे महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र की सरकार। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यही पूछ सकते हैं कि किस जहाज को अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाएगा, INS गुलदार को। तल्लीकी वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आर्थिक रूप से जो अस्थिर परिवार है उनमें सभी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पात्र माताओं और या अभिभावकों को प्रति वर्ष प्रति बच्चा 15,000 रुपये लोग देंगे, जिससे उनके एजुकेशन पर खर्चा किया जा सके। मतलब बच्चों की माता अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्चा करेंगी। जिन भी मतलब माताओं के बच्चे, अभिभावकों के बच्चे 1 से 12 तक नामांकित हैं आंध्र प्रदेश में, उनको 15,000 रुपये प्रति बच्चा दिया जाएगा प्रति वर्ष। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में मई 2025 की स्कीम्स देखते हैं। नई जीरो FIR इनिशिएटिव ये शुरू की गई है। E0 FIR है। जीरो FIR तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन ये E0 FIR इनिशिएटिव बेसिकली साइबर क्राइम्स की FIR करने के लिए शुरू की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। NCRP या 1930 पर अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड को रिपोर्ट करते हैं तो अपने आप ही FIR में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि इसमें एक क्लॉज है कि 10 लाख रुपए से ऊपर का अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उसी को FIR के रूप में कन्वर्ट करेगा ये सिस्टम, 0E FIR इनिशिएटिव। आपको पता है फाइनेंशियल फ्रॉड कई सारे हो रहे हैं, और कई बार आपको पैसा चला जाता है अगर आप खुद से UPI कर देते हैं किसी को फ्रॉड में, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन 10 लाख से ऊपर अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो अपने आप FIR में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी शिकायत। गृह मंत्रालय ने अपराध समन्वय केंद्र ये खोला है। E0 FIR इनिशिएटिव शुरू की है। NCRP सिस्टम, दिल्ली पुलिस का FIR सिस्टम, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम का एकीकरण किया गया है, CCTNS का। ठीक है, दिल्ली पुलिस और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(1) और 1 क्लॉज 2 के प्रावधानों के अनुसार जो है ये FIR सिस्टम लागू किया है। आगे बढ़ेंगे। कैशलेस उपचार योजना। कैशलेस उपचार योजना ये आई है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ये आई है। इसमें मोटर वाहन से जुड़ी दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में सड़क के किनारे अगर घायल होता है तो किसी नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में, जो ये बाकायदा नोटिफाई किए जाएंगे, नोटिफाइड हॉस्पिटल में प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार कराने के पात्र होगा। मतलब तुरंत पैसे नहीं जमा कराने पड़ेंगे अस्पताल में, उपचार तुरंत शुरू किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और जो अमेंडेड हुआ है 2019 में, उसकी धारा 162(2) के तहत अधिसूचित किया है कैशलेस इलाज स्कीम। मतलब किसी की सड़क दुर्घटना होती है 1.5 लाख रुपए तक का इलाज तुरंत चालू किया जाएगा। आगे ज्ञानदान अभियान। ज्ञानदान अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है।
जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें बुक्स उपलब्ध कराना, कोर्स बुक्स उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इस अभियान में लोग अपनी पुरानी उपयोग में न आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकें दान कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली सरकार कमजोर विद्यार्थियों को पहुंचा देगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यूपी एग्री स्कीम, ये उत्तर प्रदेश की स्कीम बहुत जरूरी है और इसके बारे में मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। यूपी एग्री स्कीम उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण स्कीम है, या फिर उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग स्कीम इसका नाम दिया गया है, यूपी एग्री स्कीम। और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव साथ में ही शुरू किया गया है। यूपी एग्री स्कीम को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करने वाला है, विश्व बैंक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और विश्व बैंक के जो इस समय हेड हैं अजय पाल सिंह बंगा, इन्होंने 9 मई 2025 को यूपी एग्री स्कीम का उद्घाटन किया था और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव का भी उद्घाटन किया है। यूपी एग्री स्कीम का दायरा क्या रहेगा? 28 डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब बुंदेलखंड और पूर्वांचल डिवीजन है उसके 28 डिस्ट्रिक्ट में लागू करेंगे, जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है। इसका मूल उद्देश्य ही है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, बेसिकली किसानों की आय बढ़ाना, और जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कम है जिन जिलों में उसको बढ़ाना। तो यूपी एग्री स्कीम की कुल लागत 3900 करोड़ रुपए आएगी और इसमें 6 वर्षों के लिए वर्ल्ड बैंक यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने वाला है। एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? एआई और डिजिटल तकनीक में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाना, जैसे कि नॉर्मली होता है। एआई प्रज्ञा और यूपी एग्री स्कीम बहुत जरूरी है। 28 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट की जाएगी। किन डिवीजन में? पूर्वांचल में और बुंदेलखंड रीजन में, जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है। आगे, विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान ये त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। त्रिपुरा के 8 जिलों में ये शुरू किया गया था, विकसित कृषि संकल्प अभियान। आगे, हरियाणा पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना 2025 ये आई थी। हरियाणा में वरिष्ठ नागरिक हो चुके कला विद्वानों को 10,000 रुपये मासिक मानदेय यहाँ पर हरियाणा सरकार प्रदान करेगी। कला विद्वान की आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम होनी चाहिए, तो उनको 10 लाख रुपए, माफ कीजिएगा 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, वार्षिक आय अगर 3 लाख तक है, 1,80,000 से 3 लाख तक है, तो 7,000 रुपये प्रति माह कलाकार को मिलेगा। ठीक है, कलाकार को सीनियर सिटीजन की एज में आना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है जितने भी लोग SC ST कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए जो स्कीम बिहार राज्य की सरकार चला रही है उससे उनको अवगत कराना और उनका लाभ दिलाने के लिए कैंप वगैरह लगवाना, ये उद्देश्य था। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान ये बिहार में शुरू किया गया था। आगे, ज्योति योजना। ज्योति योजना केरल राज्य की थी। इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रवासी श्रमिकों के सभी बच्चों को वहाँ के आंगनवाड़ी में लाना और सुनिश्चित करना कि उनको शिक्षा मिले। तो केरल में कई सारे श्रमिक काम करने जाते हैं, तो वहाँ की आंगनवाड़ीज में दूसरे स्टेट के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। तो ये ज़रूरी है, इसमें केरल के बच्चों को नहीं बल्कि जो माइग्रेंट लेबर्स वगैरह हैं उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये ज्योति योजना लाई थी केरल की सरकार। अप्रैल 2025 मंथ में आ जाते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर्स यंग ऑथर्स मेंटरशिप स्कीम, जिसको युवा स्कीम कहा जा रहा है। युवा स्कीम शिक्षा मंत्रालय की है। इसमें यंग लेखकों को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, युवा लेखक जिनकी 30 साल से कम हो उनको सपोर्ट किया जाता है। इस बार की थीम क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग। इस पर जो लेखक अपनी ओरिजिनल किताब वगैरह लिखेंगे उसको सपोर्ट किया जाएगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया 1950 से 2025 तक। इस थीम पर जो लोग भी अपनी पुस्तकें लिखेंगे उनकी पुस्तकों को पब्लिश होने में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हेल्प करेगा। यही है PM युवा 3.0 योजना, युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए। भारत में प्लास्टिक पार्क योजना लाई गई थी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने नोटिफाई किया था कि 10 राज्यों में, मतलब ये राज्यों में, विभिन्न राज्यों में 10 प्लास्टिक पार्क बनेंगे। 10 प्लास्टिक पार्क में से एक प्लास्टिक पार्क गोरखपुर के लिए भी अप्रूव किया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए, ध्यान रखिएगा। एक प्लास्टिक पार्क अप्रूव्ड 10 प्लास्टिक पार्क्स में से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक पार्क योजना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, यानी कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। क्रिटिकल मिनरल मिशन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है। इसका उद्देश्य वही है, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार करना, जिससे हम क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। तो इसमें वही काम होगा। GSI जो है सर्वे करेगा भारत के विभिन्न हिस्सों में जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स मिलने की संभावना है। टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत ने कितने मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल के रूप में नामित किया है? 30। और इनमें से भी 12 को 30 में से 12 को स्ट्रैटेजिक मिनरल्स घोषित किया गया है।
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज। आगे हम लोग बढ़ते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसके बारे में यूकेपीएससी ने पूछा था। यूकेपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में देखिए पूछा गया था, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों में विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूर किया था? तो ये है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम या जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड जारी किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए, मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पड़ने वाले विलेजेस हैं उनके विकास के लिए। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेसिफिक टारगेट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों का व्यापक विकास करना। यही उद्देश्य था वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 1 में, और यही 2 में भी है। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जे.एंड.के, लद्दाख और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनमें जो है इसको लागू किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाना है, जो भी विलेजेस जो है एडजॉइनिंग बॉर्डर से सटे हुए हैं। और ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? 2028-29 तक। राज्य की सीमा मतलब ये योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव, ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। अभी ज़्यादा डिटेल नहीं आई है उसके बारे में, लेकिन जीरो पॉवर्टी P4 ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव जो उत्तर प्रदेश सरकार का है वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, हालांकि इन्होंने किसी पर्सन के नाम पर नहीं रखा है। तो जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव ये मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अनाउंस किया था कुछ दिन पहले, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का, इसको देख लेते हैं पहले। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर इसको घोषित किया था। जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव है, मतलब इनका आंध्र प्रदेश को 2047 तक जीरो पॉवर्टी लाने का लक्ष्य है। आबादी के धनी 10% लोग जो हैं, सबसे धनी आबादी, मतलब ये पूरी आंध्र प्रदेश की आबादी के जो 10% सबसे धनी लोग हैं, 20% सबसे गरीब परिवारों की मदद करेंगे। ये इनका टारगेट है। अभी उन्होंने पूरा प्लान नहीं जारी किया है, लेकिन जो ये सोशियो इकोनॉमिक जो डिवाइड है उसको पाटने का इनका उद्देश्य है। अंबेडकर जयंती के दिन उत्तर प्रदेश ने भी अपना जीरो पॉवर्टी मिशन शुरू किया था। इसका उद्देश्य इन्होंने रखा है उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी वाला स्टेट बनाना। इसका भी पूरा प्लान नहीं आया, लेकिन योगी जी ने जो अनाउंसमेंट किया था उसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। 20 से 25 परिवारों को शुरुआत में लाभ दिया जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर जीरो पॉवर्टी मिशन उत्तर प्रदेश का नाम होगा ऑफिशियल। और जब अदर डिटेल आएंगी तो इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिएगा कि जीरो पॉवर्टी मिशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शुरू कर दिया है। महिला उद्यमिता सहायता योजना, ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार ने शुरू किया था। अपने राज्य की रूरल वुमेन को सपोर्ट करना है बेसिकली, जिन वुमेन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है। SHG वाली महिलाओं को सपोर्ट करना इनका उद्देश्य है। और SHG महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए जो भी स्कीम आती है ज़्यादातर उनमें एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट होता है। रूरल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के रूप में डेवलप करना है असम के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ये उद्देश्य है इनका। ठीक है, 2 करोड़ वुमेन को लखपति दीदी बनाया जाएगा इस इनिशिएटिव के अंतर्गत, यानी कि उनकी टोटल वर्थ 1 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। पिंक ई-रिक्शा इनिशिएटिव लिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अनाउंस किया था कि महाराष्ट्र के पुणे में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 8 जिलों में पिंक ई-रिक्शा इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा। ठीक है, और 8 जिलों में नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, नासिक में लागू किया गया है। महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा सरकार की तरफ से दिलाया जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, केंद्र से 25,000 रुपये आएंगे और राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार 75,000 रुपये देगी। तो 20 से 50 वर्ष की आयु की विधवा, तलाकशुदा, कम आय वाली महिलाओं को ई रिक्शा दिया जाएगा, जिससे वो अपनी आय बढ़ा सकें ई रिक्शा चला करके इन जिलों में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कलेक्टर कैविनई थिट्टम योजना, ये तमिल नाम है इसका और ये तमिलनाडु की योजना है। तमिलनाडु की योजना बेसिकली आई है जो कि तमिलनाडु सरकार का विरोध रहता है केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार के साथ, तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो PM विश्वकर्मा योजना है इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में इसको शुरू किया है। PM विश्वकर्मा योजना के विरोध में इन्होंने शुरू किया कि PM विश्वकर्मा योजना को नहीं लागू करेंगे अपने स्टेट में, बल्कि स्टेट की अपनी खुद की स्कीम लाएंगे। तो जिसकी जो प्रोविजंस हैं ये PM विश्वकर्मा योजना जैसे ही हैं। अपने राज्य के कारीगरों को 25 पारंपरिक शिल्पों को पुनर्जीवित करना और आधुनिक बाजार के अनुरूप बनाना उनका उद्देश्य है। कारीगरों को वित्तीय सहायता मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी। ठीक है, कौशल विकास कारीगरों का किया जाएगा, उनको मार्केट से जोड़ने का काम किया जाएगा। वही सारे प्रोविजंस जो PM विश्वकर्मा के हैं वही यहाँ पे इस स्कीम में लागू करेगी तमिलनाडु की सरकार। PM विश्वकर्मा पर मैंने एक पिक बनाई थी और कई बार आपको बताया भी है, PM विश्वकर्मा काफ़ी ज़रूरी है, भले ही ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है। 17 सितंबर 2023 को लॉन्च डेट है इसकी, लेकिन इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को, विभिन्न काम करने वाले कारीगरों को लाभ देना है। पारंपरिक कारीगर
जो चुने गए 18 प्रकार के ट्रेड के हिसाब से चुने गए हैं, जैसे मछली जाल बनाने वाले कारीगर, पारंपरिक खिलौने बनाने वाले कारीगर, जो टूल्स वगैरह बनाते हैं कारीगर, बढ़ईगिरी काम करते हैं। तो पारंपरिक काम होते हैं जो जनरली हाथ से होते हैं, हाथ से औजार से होते हैं, मशीन से नहीं, जैसे मोटर मैकेनिक वगैरह को नहीं इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो पारंपरिक कारीगर जो 18 तरीके के ट्रेड में काम करते हैं उनको लाभ दिया जाएगा। पात्रता क्या है? न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए कारीगर की, और एक परिवार से एक ही सदस्य को लाभ दिया जाएगा, ये एक लिमिट है। और क्या-क्या सपोर्ट मिलेगा? मार्केटिंग सपोर्ट देगी सरकार, उनके बिज़नेस को प्रमोट करेगी, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन देगी। अगर डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं कारीगर तो उनको पर ₹100 कुछ कमीशन भी मिलेगा। कौशल उन्नयन उनका किया जाएगा, बाकायदा उनका स्किल डेवलपमेंट होगा और स्किल का सर्टिफिकेट भी उनको मिलेगा। रिकॉग्निशन मिलेगी उनके बिज़नेस को, क्योंकि वो अपने मतलब कह सकते हैं दुकान पर बोर्ड लगा सकते हैं कि वो पीएम विश्वकर्मा से सीखे हुए कारीगर हैं। ठीक है, इनको 3 लाख रुपए तक का ऋण सहायता मिलेगी, जिसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है अगर ये पहला ऋण चुका देंगे तो। इसमें कार्यान्वयन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। 3 मिनिस्ट्रीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। टूल किट प्रोत्साहन यहाँ पर जरूरी है, पूछ सकते हैं कि टूल किट खरीदने के लिए कारीगर को कितने रुपए का ग्रांट मिलेगा। 15,000 रुपए का एक वाउचर मिलेगा, जिससे वो अपना टूल किट खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाएंगे मार्च मंथ पे। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने शुरू किया था। इस अभियान में 5 गिनीज रिकॉर्ड बने थे। स्वास्थ्य अभियान के लिए सर्वाधिक यहाँ पे प्लेज ली गई थी, मतलब 6 लाख से ऊपर करीब लोगों ने, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये मतलब 60 लाख करीब लोगों ने प्लेज ली थी। और एक माह में स्वास्थ्य अभियान में सर्वाधिक प्रतिज्ञा ली गई थी, मतलब डिजिटल प्लेज जो ली गई थी। डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने वाले लोगों का सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम बनाया गया था। एक फोटो में 62,525 लोग दिखाए गए थे। एक ही वाक्य बोलने वाले लोगों का एक बड़ा वीडियो बनाया गया था। ठीक है, तो इस अभियान के पहले चरण में 1.29 करोड़ लोगों ने जो है अपना प्रकृति परीक्षण कराया था। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पे प्रकृति परीक्षण यहाँ पे करा रही थी लोगों का, और शायद आपके घर पे भी लोग आए होंगे प्रकृति परीक्षण करने। तो ये प्रकृति परीक्षण अभियान ये आयुष ने शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। कहाँ से शुरू किया था ये नहीं जरूरी है, मुंबई में समाप्त किया गया इसको, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। वतन को जानो कार्यक्रम, ये केंद्रीय गृह मंत्री ने अनाउंस किया था नई दिल्ली में। वतन को जानो कार्यक्रम जम्मू कश्मीर से, मतलब जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर के 250 बच्चे इसमें शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य कश्मीर के युवाओं बच्चों को जीवंत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराना और भारतीयता का अनुभव कराना, राष्ट्रीय एकता और कह सकते हैं उनमें जो वी फीलिंग है उसको बढ़ावा देना, हम की भावना को बढ़ावा देना। राज्य की योजनाओं पे आ जाते हैं। एन प्राउड ये केरल का इनिशिएटिव था, न्यू प्रोग्राम फॉर द रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग इनिशिएटिव। लगातार आपने एक टर्म सुना होगा करंट अफेयर में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हेल्थ प्रॉब्लम्स में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि लगातार जो लोग मेडिकल स्टोर से दवा वगैरह खाते रहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उनको कोई दवा नहीं फायदा करती उनके शरीर में, क्योंकि उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो जो माइक्रोब्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जब डेवलप कर देते हैं तो उनका इलाज करना दवाइयों से मुश्किल हो जाता है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बचाने के लिए एन प्राउड इनिशिएटिव ये केरल राज्य सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, मतलब जो दवाएं यूज नहीं हो रही उनको हटाने का इन्होंने निर्णय लिया था। ओडिशा अंत्योदय गृह योजना, ओडिशा अंत्योदय गृह योजना ये ओडिशा सरकार ने शुरू की थी। ओडिशा सरकार विस्थापित परिवारों को, विकलांग व्यक्तियों को, वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थियों को 3 वर्ष के लिए पक्के घरों का निर्माण कराने वाली थी, ओडिशा की सरकार। आगे आयुष्मान भारत वायु वंदना योजना, पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने आयुष्मान भारत वायु वंदना योजना की शुरुआत पुडुचेरी में की थी। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत वायु वंदना योजना किसको लाभ देती है? 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को लाभ देती है। 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य। तो आयुष्मान भारत कार्ड अब आपने सुना होगा बनना बंद हो गए हैं आपके इलाके में, ये बात सच है। अब आयुष्मान भारत वायु वंदना योजना ही चल रही है, इसमें सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको 5 लाख रुपए पर ईयर तक का लाभ स्वास्थ्य लाभ दिए जाने की बात कही जा रही है। दुलारी कन्या योजना ये चलाई गई थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम अरुणाचल प्रदेश की। आपने देखा होगा लगभग हर राज्य में होड़ लगी हुई है महिलाओं और बच्चों को, खासकर महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में कुछ राशि मंथली या फिर ईयरली या फिर बाई मंथली या 3 मंथ में देने की। तो ये स्कीम्स जरूर ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट कौन से राज्य की कौन सी स्कीम है। जैसे दुलारी कन्या योजना ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश सरकार की है, ऐसे एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें संस्थागत जन्म के लिए यानी कि इंस्टीट्यूशनल लेबर जहाँ पे कराया जाएगा, मतलब प्रॉपर जो सरकार की गाइडलाइन से अगर बच्चे या बच्ची का जन्म होगा, बेसिकली बच्ची का बर्थ ऑफ गर्ल्स,
तो इसमें जो लाभ मिलेगा वो 20,000 रुपए से बढ़ा करके 30,000 रुपए कर दिया है दुलारी कन्या योजना के तहत, ठीक है। और डीबीटी के माध्यम से कक्षा 11 में प्रवेश के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपए मंजूर कर दिए गए अरुणाचल प्रदेश में। अर्लियर ये स्कीम आई थी 2016 में, तो इसमें पहले 20,000 मिलते थे, अब 30,000 मिलेंगे संस्थागत जन्म के लिए, संस्थागत प्रसव के लिए। राजीव युवा विकासम योजना ये तेलंगाना गवर्नमेंट की है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस समुदाय से आने वाले युवाओं को 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राजीव युवा विकासम योजना। आगे मंथ में आ जाएंगे डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की है। इसका उद्देश्य है भारत में हीरा कारोबार की वैश्विक जो कॉम्पिटेंस है उसको बढ़ाना। प्राकृतिक तौर पर कटे हुए पॉलिश किए गए हीरों के लिए शुल्क मुक्त आयात के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली यहाँ पे शुरू की गई है। 1.4 कैरेट या 25 सेंट से कम वजन के प्राकृतिक तौर पर काटे गए हीरे और पॉलिश किए गए हीरे को शुल्क मुक्त आयात करने की, इंपोर्ट करने की अनुमति देती है ये स्कीम, ठीक है। तो बहुत इसमें यही पूछ सकते हैं कि भाई कितने तक का इसमें अलाउ किया गया है। 1.4 कैरेट या 50 सेंट्स का जो नेचुरली कट या पॉलिश डायमंड है उसको, उसके लिए जो ड्यूटी है उस पर छूट दी गई है, एग्जम्पशन दिया गया है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना ये शुरू किया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। भारतीय भाषा पुस्तक योजना निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस की थी। स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को भारतीय भाषाओं में डिजिटल किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी और स्कूलों विश्वविद्यालयों के छात्रों को डिजिटल फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक और लर्निंग मटेरियल मिलेगा भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जैसे हमने आपको बताया, क्रिटिकल मिनरल्स को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है 2031 तक 1200 घरेलू महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को संचालित करना है और 100 से अधिक महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक्स की नीलामी करना है, ठीक है। इस मिशन के तहत 24 महत्वपूर्ण खनिजों को या क्रिटिकल मिनरल्स को चिन्हित किया गया है। हालांकि इंडिया द्वारा आइडेंटिफाइड टोटल क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं? 30। टोटल आइडेंटिफाई कितने हैं? टोटल आइडेंटिफाइड है 30। हालांकि अभी 24 के लिए यहाँ पर योजना शुरू की गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 7 वर्षों के लिए इसको शुरू किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आ जाएंगे महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी पर। स्वावलंबिनी कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। इसका उद्देश्य गर्ल स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, जिससे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सिलेक्ट कर सकें नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के लिए बेसिकली शुरू किया गया है स्वावलंबिनी। आगे शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण या नक्शा पायलट परियोजना। नक्शा पायलट प्रोजेक्ट ये भूमि संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड अपडेट करना, ठीक है, ताकि भू स्वामित्व का सटीक अनुमान लगाया जा सके। नक्शा पायलट प्रोजेक्ट में 194 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो पूरा वहन भारत सरकार करेगी, ठीक है। तो नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे, इसी को नक्शा कहा जा रहा है। तो 152 यूएलबीज में 26 स्टेट्स यूटीज में ये शुरू किया गया था नक्शा इनिशिएटिव। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रव्यापी प्रजाति केंद्रित अभियान, ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया था। आयुष मंत्रालय द्वारा देश में औषधीय पौधों के लाभ के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य था। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान राष्ट्रीय मिशन का एक भाग है। कुल मिलाकर यही उद्देश्य है कि लोगों को ये अवगत कराना कि कई सारे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं और लोग उस प्लांट्स को लगाएं भी अपने घरों में, अपने बगीचों में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की थी। भूमिहीन कृषि मजदूर जो बैगा या गुनिया जनजाति से आते हैं छत्तीसगढ़ में, उनको 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। आगे स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की थी। जसपुर जिले में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए ये शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ में, स्वस्थ माता तंदुरुस्त बच्चा अभियान। अब स्कीम्स कैंपेन जनवरी मंथ की हम लोग देख लेते हैं। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश में पायलट तौर पर शुरू किया गया था। प्रशासन गांव की ओर अभियान का एक भाग है। इसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग तरीके से। यही है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्रा में शुरू किया गया है। कैशलेस उपचार योजना, जैसे हमने आपको बताया 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा। हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। मोटर व्हीकल्स एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये योजना लाई है। यूपी एग्री स्कीम भी हम आपको बता ही चुके हैं। यूपी एग्री स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन में वर्ल्ड बैंक हेल्प करने वाला है। 28 जिलों में इसको शुरू किया जाएगा।
जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड नेशनल फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किया गया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का सफल समापन हुआ और इस परियोजना को 5 वर्ष के लिए मंजूरी दी गई थी। मतलब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जनवरी 2020 में शुरू किया गया था, इसका समापन हुआ है। ठीक, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें 10,000 जो भारतीय हैं, 99 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो आते हैं, उनका जीनोम को प्रिजर्व किया गया है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। और ये भारत के जो जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, उनका एक इंडिजिनस जीनोमिक डेटा सेट प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब इसका करेंगे क्या हम? इतना जो जीनोमिक डेटा सेट है उसका करेंगे क्या? मान लीजिए भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई अनुवांशिक बीमारी आ जाती है, तो उसके प्रति दवा बनाने के लिए, उसका इलाज खोजने में आसानी हो जाएगी जब हमारे पास इतना जीनोमिक डेटा सेट होगा। कई बार सरकार इतना खर्चा उस प्रोजेक्ट के लिए कर देती है जिसका अभी कोई यूज नहीं है, उन्हीं में से एक है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इसका काफी महत्वपूर्ण उपयोग हम लोग कर सकें। R&D संबंधी इनिशिएटिव है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को किसने लीड किया था? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2020 में। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है जनवरी 2025 में। मिशन मौसम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का 14 जनवरी को पीएम मोदी जी ने IMD की 150वीं स्थापना दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। वेदर रेडी क्लाइमेट स्मार्ट नेशन भारत बन सके, और इस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिससे हम पूर्वानुमान लगा सके और पूर्व तैयारी कर सके किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए। यही है मिशन मौसम। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च कर दिया गया है 17 जनवरी 2025 को। इसके उद्देश्य क्या है? 2.70 लाख गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी का विस्तार करना। 2030 तक 90% एंकर संस्थान, यानी कि जो स्कूल हैं, PHCs हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत कार्यालय हैं, इनको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना। 100 MBPS की न्यूनतम निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति प्राप्त करना और 5G नेटवर्क को रोल आउट को सुविधाजनक बनाना। ये नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के उद्देश्य हैं। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ये सेकंड आ चुका है, लेकिन पहले वाले को भूलना नहीं है आपको। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन शुरू के 5 सालों के लिए आया था। लॉन्च डेट दिसंबर 2019। इसका उद्देश्य था सभी विलेजेस को कनेक्ट करना इंटरनेट से 2022 तक, जो कि हो नहीं पाया, इस वजह से सेकंड फेज लाया गया है। राज्य की योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में बात कर लें। विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लाई है। देश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का संवर्धन करने के लिए युवाओं में। ठीक है, उमंग शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में मतलब। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। पार्थ इनिशिएटिव किसका है? पार्थ योजना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर योजना, पार्थान योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश को जो है ट्रेन करना, मध्य प्रदेश के युवाओं को सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में भर्ती की तैयारी के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए, मतलब फिजिकल टेस्ट में भी उनको बेहतर बनाने के लिए, और जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसका भी सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए पार्थ योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना, ये सरगुजा जिला प्रशासन छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया है। पहाड़ी कोरबा, विशेष रूप से जो पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, उसमें मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, ये गुजरात की गवर्नमेंट ने शुरू की है। 32,000 से अधिक सरकारी सहायता प्राप्त 41 लाख छात्रों को प्रतिदिन नाश्ता परोसा जाएगा। ब्रेकफास्ट इनिशिएटिव मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना के तहत। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया था 1,000 रुपये महीना आर्थिक राशि दी जाएगी महिलाओं को। महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कई सारी स्कीम चल रही हैं, उसकी एक लिस्ट भी नीचे दी है, अभी हम दिखा देंगे आपको। बंगलार बाड़ी योजना, ये पश्चिम बंगाल सरकार ने अनाउंस की थी बंगलार बाड़ी योजना। इसमें भी महिलाओं के डायरेक्ट बैंक खाते में जो है 12 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में कितने 60,000 रुपए की राशि प्रति महिला इन्होंने ट्रांसफर की थी। 2026 के विधानसभा चुनावों के पहले 16 लाख अतिरिक्त लोगों को आवास सहायता दी जाएगी, इन्होंने अनाउंस किया था। प्रत्येक लाभार्थी को कुल 1.2 लाख रुपए की सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी, मतलब 60,000 रुपए 6 महीने में, और मतलब 10,000 का महीना एक तरीके से हो गया, एक साल में 1.2 लाख या 1,20,000। ठीक है, और 2 किस्तों में राशि दी जाएगी। टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो वुमेन को मिल रहा है, तभी 60,000 रुपए जारी किया गया था। पहली किस्त, दूसरी किस्त फिर 60,000 रुपए की होगी, तो वार्षिक रूप से कुल मिला करके
1,20,000 रुपए मंगलर बाड़ी योजना के तहत दिए जाएंगे, मतलब 10,000 का महीना। ठीक है, ये है कुल मिलाकर के। मतलब ये केवल एक ही, मतलब ये 2 ही बार राशि दी जाएगी, मतलब माहवारी नहीं है। 1 साल में 1 साल में सभी महिलाओं को मिल जाएगा 1,20,000, उसके बाद नहीं मिलेगा। जबकि अन्य योजना जो चल रही है उसमें मंथली दिया जाता है। पंजाब राज्य खेलों का प्रोत्साहन और विकास अधिनियम ये पंजाब की सरकार लाई थी। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक एक्ट लाई है पंजाब की सरकार, और ऐसा अधिनियम लागू करने वाला पंजाब पहला स्टेट बन गया है जिसने बाकायदा एक स्टैट्यूटरी एक्ट जारी किया है खेल विकास के लिए। ठीक, पंजाब स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। युवा शुद्धि अभियान ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने शुरू किया था भारतीय नर्सेज एंड अलाइड संघ द्वारा। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में नशीली दवाओं के उपयोग और खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को नशे की ओर बढ़ने से रोकना है। युवा शुद्धि अभियान कर्नाटक सरकार का। महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो अलग अलग नाम से चल रही हैं, बेसिकली जिनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता है, मतलब महिलाओं के खातों में जो राशि भेजी जाती है उसको लेकर जो स्कीम चल रही है, उन योजनाओं के बारे में बेसिकली वहां पर बात की गई है। और कितनी राशि मिलती है 1 महीने में या 1 साल में, और उस योजना का नाम क्या है ये ध्यान रखिएगा। ये मैचिंग में लगाने को बिल्कुल आ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार की ये लाडली बहना, इन्होंने शुरुआत करी थी। पहले 1,000 मिलते थे, अब 1,250 रुपये महीना मिलता है। फिर असम सरकार की अरुणोदय योजना, इसमें 1,250 मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन, इसमें 1,000 मिलता है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान, इसमें 1,000 मिलता है। कर्नाटक की गृहलक्ष्मी, इसमें 2,000 रुपये मिलते हैं। महाराष्ट्र सरकार की माझी लड़की बहिनी योजना 1,500 मिलते हैं। ओडिशा सरकार की सुभद्रा, इसमें 833 रुपये मिलते हैं। मागिलीर उरिमई तोगई योजना, इसमें भी 1,000 मिलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना, इसमें 1,000 से लेकर 2,000 तक मिल सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट स्टेट्स की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है उस पर मिलने वाली राशि, ये ध्यान रखिएगा, ये मैचिंग लगाने को आ सकता है। आ जाएंगे हम लोग दिसंबर मंथ पे। देश का प्रगति परीक्षण अभियान मुंबई में खत्म हुआ था। इसको लॉन्च कब किया गया था? 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। ठीक है, 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था देश का प्रगति परीक्षण अभियान। बीमा सखी योजना के बारे में बात कर ले तो प्रधानमंत्री जी ने बीमा सखी पानीपत हरियाणा से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया था। LIC इसमें इम्प्लीमेंटिंग बॉडी थी। बीमा सखी योजना, इसमें विमेन इंश्योरेंस एजेंट बेसिकली क्रिएट किए जाने थे LIC के द्वारा। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक 7,000 रुपये मिलने थे, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये, तीसरे वर्ष में 6,000 रुपये, और जितने बीमा पॉलिसी बेचेगी ये महिला एजेंट्स, उस पर उनको कमीशन भी मिलने वाला था। ठीक है, 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो एटलीस्ट 10th पास हैं उनको बीमा सखी योजना के तहत बीमा सखी बनाया गया था LIC के द्वारा। जितना भी बीमा पॉलिसी वो बेचने वाली थी उनको उससे कमीशन भी मिलना था, और शुरू में प्रत्यक्ष लाभ तो मिलना ही था 3 साल तक लगातार ट्रेनिंग के दौरान। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से। मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, इसके बारे में पूछा गया था 2024 के UPPSC प्रीलिम्स में। 23 मई 2023 को योजना जारी की गई थी। माइग्रेंट्स एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट MMPA एग्रीमेंट, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली साइन किया था। इसमें भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते थे 18 से 30 वर्ष के। ठीक है, जिन्होंने इस प्रोग्राम में पहले भाग नहीं लिया है उनके इसके तहत क्या होगा कि जो है जो लोग ऑस्ट्रेलिया में 2 वर्ष के लिए काम करना चाहते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के रूप में, जो ग्रेजुएट्स वगैरह हैं इंडियन यूनिवर्सिटी के, वो अगर ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं तो उनको ये 2 साल का वीज़ा मिलने वाला था। बकायदा भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया ने पार्टनरशिप इसके लिए साइन की थी। केन बेतवा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर। 25 दिसंबर 2024 को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जैसे 2 चरण है इसके। चरण 1 में दौधन बांध परिसर जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के भीतर बनाया जा रहा है, इसकी सहायक इकाइयों का निर्माण होगा। फेज 2 में 3 घटक इसमें शामिल होंगे। लोअर ओर बांध बनेगा, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज बनेगी। तो इन सब परियोजनाओं को से केन और बेतवा को लिंक किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, यही है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन नदी से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को जोड़ना है, जिससे बेतवा नदी में अतिरिक्त जल केन नदी मतलब ये केन नदी से उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में अतिरिक्त जल का स्थानांतरण करना है। ये बेसिकली योजना है। 1980 में इसका प्लान तैयार कर लिया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब जाकर के शुरू हुआ है। फर्स्ट ये प्लान है जो अप्रूवल हो चुका है, जिसका नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग और रिवर्स जो प्रिपेयर किया गया था 1980 में, उसके तहत ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है।
इसके लिए कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी थे, जिसकी बारे में चर्चा हुई थी कि पन्ना नेशनल पार्क और पन्ना टाइगर रिजर्व में लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन होगा वहां पे दौधन बांध बनाने के लिए। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होगी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नवंबर मंथ 2024 की योजनाएं कार्यक्रम देखेंगे। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शिक्षा मंत्रालय की है। इसका उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि आप ये लोग जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में अपना एडमिशन ले सकें। तो इसमें कोलेटरल फ्री लोन देने का प्रयास है स्टूडेंट्स को। जैसे कॉलेज की फीस का आपको पता है काफ़ी हाई हो गई है, तो उसके तहत कोलेटरल फ्री लोन यानी बिना गिरवी के लोन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, जिससे क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रैंकिंग अच्छी है शिक्षा मंत्रालय के स्टैंडर्ड्स में, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग अच्छी है, उनमें छात्रों को दाखिला लेने के लिए गारंटर फ्री कोलेटरल फ्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक लोन दिया जाएगा। ठीक है, गारंटर फ्री कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। जैसे कई सारे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को कई बार स्कॉलरली आर्टिकल्स के लिए एक्सेस चाहिए रहता है। हाई इम्पैक्ट स्कॉलरली आर्टिकल्स जो महंगी महंगी पत्रिकाएं रहती हैं वो कई बार पेड होती हैं। उनका कोई भी मटेरियल अगर आपको पढ़ना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है, और कई बार सब्सक्रिप्शन काफ़ी महंगा रहता है। मान लीजिए आपको सिर्फ एक आर्टिकल देखना है एक दिन के लिए, लेकिन आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन कई बार लेना पड़ता है। तो इस बाधा को रोकने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लाई है। 6300 गवर्नमेंट मैनेज्ड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और R&D इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों और टीचर्स को एक्सेस दिया जाएगा आर्टिकल्स का, उसका मैगजीन्स का, इंटरनेशनल लेवल पर जो रिसर्च पेपर्स हैं उनका सब्सक्रिप्शन उनको मिल जाएगा। आगे राष्ट्रीय खेती मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, ये 25 नवंबर 2024 को अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अप्रूव किया था। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, एक इंडिपेंडेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत 2 सालों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 15,000 क्लस्टर्स में। ठीक है, 15,000 क्लस्टर्स जो ग्राम पंचायत से जुड़े होंगे, 1 करोड़ फार्मर्स को इसमें लाभ दिया जाने वाला है और 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर किया जाएगा। इसमें बेसिकली जैसा नाम है प्राकृतिक खेती के लिए काम किया जाएगा। किसानों को खेती में आने वाली लागत को कम करना, प्राकृतिक खेती क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और संसाधनों को भी खरीदना पड़ता है, कई बार कोल्ड स्टोरेज और AC वगैरह लेने पड़ते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग के लिए यहाँ पर किसानों को लाभ दिया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा कि वो नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं। आगे बढ़ेंगे, नई चेतना पहल बदलाव की, ये 3rd एडिशन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। नई चेतना लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 1 महीने तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। नई चेतना पहल बदलाव की, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्होंने शुरू किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चलाया था। देश भर में जहाँ पर भी बाल विवाह की कुप्रथा चलती है उसको रोकने के लिए और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, बाल विवाह को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। राष्ट्रीय अभियान नेशनल कैंपेन था अब कोई बहाना नहीं, अब कोई बहाना नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू किया था। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस इन एनी फॉर्म। तो अब कोई बहाना नहीं हैशटैग के साथ ये अभियान चलाया गया था डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ या जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ। क्रूज भारत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने शुरू किया था। 3 खंड में इसको लागू किया जाएगा, ओशियन एंड हार्बर क्रूजेस में, रिवर एंड आइलैंड क्रूजेस में और फिर आइलैंड क्रूजेस में। 2024 से लेकर इसको मार्च 2029 तक के लिए क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया है। क्रूज टूरिज्म को भारत में प्रमोट करना उद्देश्य है। अक्टूबर मंथ में स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव पे आ जाएंगे। भारत जेन नाम से इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने का इनिशिएटिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का था और इसमें कई सारी स्टार्टअप्स का चयन किया गया है भारत जेन के लिए। ठीक है, भारत जेन के लिए जैसे सर्वम AI को चुना गया था, बाद में 3 और स्टार्टअप्स को चुना गया है और इनका यह कुल मिलाकर उद्देश्य रहेगा। ठीक है, TH फाउंडेशन और IIT बॉम्बे इसमें कुल मिलाकर प्रयास कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत का फर्स्ट मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया जाए। आगे बढ़ेंगे, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम या फिर PM E-ड्राइव इनिशिएटिव। PM E-ड्राइव इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का नहीं है। PM E-ड्राइव स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। 2026 तक इसको लागू किया जाएगा और इसमें जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उनको सब्सिडी वगैरह एक्सटेंड की गई है। सब्सिडी वगैरह हर राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद पर अभी भी मिलती है।
आपको पता होगा, जिन लोगों ने लिया होगा उनको लाभ भी मिलता है, डायरेक्टली जो है आपके बैंक खाते में पैसे आते हैं। 31 मार्च 2026 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है और भी आगे इसको बढ़ाएंगे। जल ही अमृत इनिशिएटिव, केंद्र सरकार ने अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत नई योजना जल ही अमृत शुरू की है। इसके अंतर्गत जो अपशिष्ट संयंत्र हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर प्लांट्स बेसिकली हैं, वो क्लीन वाटर क्रेडिट्स जो है उनको दिया जाएगा और स्टार रेटिंग उनको दी जाएगी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य जो है ये क्या है, जल ही अमृत का रीयूज ऑफ गुड क्वालिटी ट्रीटेड वेस्ट वाटर, जो एक बार प्लांट से जो वेस्ट वाटर ट्रीट होकर के आएगा उसको विभिन्न जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये है जल ही अमृत इनिशिएटिव का उद्देश्य। अमृत स्कीम सबसे पहले 2015 में आई थी और अमृत का फेज 2 ये 2021-22 से 2025-26 तक के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई इन ऑल हाउस होल्ड्स इन 1800 यूएलबीज, 4800 अर्बन लोकल बॉडीज को कवर करने का उसका उद्देश्य था, लेकिन फर्स्ट फेज में केवल 500 ही कवर किए जाएंगे। फर्स्ट फेज में 500 कवर किए जाने थे। इसके बाद 100% कवरेज ऑफ सीवरेज और सेप्टेज को इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य था। 500 अमृत सिटीज में सीवरेज और सेप्टेज को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और इस तरीके से मैनेज किया जाएगा कि कोई भी जो सीवर का पानी है नदियों में ना छोड़ा जाए, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने संबंधी अमृत फेज 1 और अमृत फेज 2 ये था। अमृत के बारे में एटलीस्ट ये ध्यान रखिएगा। 4800 यूएलबीज को कवर करेंगे ओवरऑल, हालांकि फर्स्ट फेज में 500 को ही टारगेट किया गया है। आगे राष्ट्रीय उत्तरदायी पर्यटन पहल, नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया था। राष्ट्र भर के 6 पर्यटन स्थलों में शुरुआत में शुरू किया गया था। ओरछा मध्य प्रदेश में, गांडीकोटा आंध्रा में, बोध गया बिहार में, आइजोल मिजोरम में, जोधपुर में, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पर्यटन दीदी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी, पर्यटन मित्र की, जिससे टूरिज्म का ओवरऑल एक्सपीरियंसेस इंप्रूव किया जा सके। टूरिस्ट का डेस्टिनेशन बेस्ड यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया गया था, जैसे जो भी लोग टूरिस्ट प्लेस के पास रहते हैं उनको पर्यटन मित्र या पर्यटन दीदी घोषित किया जाएगा जो टूरिस्ट की हेल्प करेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्रूज भारत मिशन ये बता ही चुके हैं आपको, 3 चरणों में इसको लागू करना है, क्रूज वगैरह टूरिज्म इंप्रूव करना है इसका उद्देश्य है। राज्य की योजनाएं कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 8 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत की घोषणा की गई थी। 10 लाख नए एमएसएमई स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक स्वरोजगार योजना है। इसका उद्देश्य सालाना 1 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है उनके एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम के लिए। पात्रता क्या है? आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उम्र 21 से 40 साल, कम से कम 8वीं क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। इंजीनियरिंग की जो भी परीक्षा हुई थी उसमें जो जीएस पूछा गया था यूपीपीसीएस में, उससे पूछा गया था कि पीएम उद्यमी विकास योजना में, पीएम युवा उद्यम विकास योजना में लाभार्थी की पात्रता एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? एजुकेशन कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी पूछी गई थी, ये याद रखिएगा। आवेदक को किसी सरकार संचालित कार्यक्रम जैसे पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी/एसटी परीक्षण योजना, यूपी कौशल विकास निगम या किसी भी एक के अंतर्गत जो है कौशल विकास संबंधी इसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी थी पीएम युवा उद्यमी विकास योजना की। आगे सुख शिक्षा योजना, ये हिमाचल प्रदेश में जो शुरू की गई थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की थी। विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं, विकलांग माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए शिक्षा सहायता प्रदान करना है। 18 वर्ष की आयु तक ऐसी माताओं के बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा उनके पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए 1000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है सुख शिक्षा योजना। आगे हम लोग बढ़ेंगे सितंबर 2024 में मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। ये एक ब्रॉडर स्कीम के अंतर्गत एक सब इनिशिएटिव है, मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। इसका उद्देश्य है एम्पावर इंडिविजुअल्स टू विद नॉलेज सिस्टम्स डिजाइन टू टैकल कॉम्प्लेक्स सोसाइटल चैलेंजेस। नवोन्मेषी कार्यक्रम है, जटिल सामाजिक चुनौतियों को सामना करने के लिए जो सिस्टम डिजाइन वगैरह बनाएंगे ऐसे व्यक्तियों को प्रमोट करना उद्देश्य है। डे एनयूएलएम के तहत ये योजना आई है, डे एनआरएलएम के तहत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। आगे बढ़ेंगे। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, वैसे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी है,
खंडवा जिले में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है, ठीक है। और जो है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड एक मिनी रत्न शेड्यूल कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत इन्होंने कमीशन किया था ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा पर, नर्मदा पर बना हुआ है, नर्मदा रिवर पर। आगे है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। 18 सितंबर 2024 को जनजातीय बहुल गांवों में और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ये शुरू किया गया था। इसमें कितना कवरेज है? 559 जिलों का, 2740 ब्लॉक्स का इसमें कह सकते हैं विकास किया जाएगा। 30 राज्यों और यूटीज में जो है इम्प्लीमेंट होगा। कुल मिलाकर 63,000 विलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें क्या क्या करेंगे एक्चुअली ये नहीं बताया है, तो हमारे लिए जरूरी भी नहीं है। आगे है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। पीएम आशा स्कीम जो है ये इनिशियली आई थी 2018 में। 2018 में इसको जारी किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये अम्ब्रेला स्कीम थी। अब इसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 19 सितंबर 2024 को इसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इसको बढ़ा दिया गया है 2025-26 तक, ठीक है। फाइनेंस कमीशन 15th की अवधि तक 25-26 तक इसको बढ़ा दिया गया है। टोटल बजट 35,000 करोड़ रुपए इसका रखा गया है। इंटीग्रेटेड प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड अंडर पीएम आशा। यूनियन कैबिनेट ने जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है इनकी जो चल रही है और जो कह सकते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, इसको पीएम आशा के तहत ही इंटीग्रेट कर दिया है, ये याद रख सकते हैं। इनिशियली स्कीम आई थी 2018 में। विज्ञान धारा योजना, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और उनका नाम इंटीग्रेट कर दिया विज्ञान धारा नाम से। कौन कौन सी योजनाएं हैं? विज्ञान धारा के रूप में इनका विलय कर दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव विकास क्षमता निर्माण स्कीम, अनुसंधान विकास स्कीम, नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और कार्य में इस्तेमाल स्कीम, या फिर कह सकते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इन सबको इंटीग्रेट करके अब किस नाम से जाना जाएगा? विज्ञान धारा नाम से यूनिफाइड स्कीम बना दी गई है, विज्ञान धारा। ऑब्जेक्टिव इसके वही रहेंगे, टू प्रमोट रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अलॉन्ग विद कैपेसिटी बिल्डिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, विज्ञान धारा को, ठीक है, विज्ञान धारा। आगे बढ़ेंगे, कैंसर मूनशॉट पहल, ये क्वाड कंट्रीज ने ये पहले शुरू की थी। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर की रोकथाम के लिए रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करेगा। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का उद्देश्य है कैंसर देखभाल पारितंत्र को मजबूत करना, कैंसर केयर जो इकोसिस्टम है इसको मजबूत करना क्वाड कंट्रीज का लक्ष्य था। जो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव ये शुरू की गई थी 21 सितंबर 2024 को क्वाड कंट्रीज ने कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव लॉन्च किया था। आगे बढ़ेंगे, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जैसे हमने आपको बताया ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है। झारखंड की महिलाओं को जिनकी एज 21 से 50 वर्ष है उनको 1,000 रुपये का मंथली यहाँ पे कह सकते हैं अनुदान मिलेगा, मंथली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा मैया सम्मान योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना बिहार सरकार लाई थी। थैलीसीमिया का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है और ये काफ़ी महंगा इलाज माना जाता है, तो बिहार सरकार ने कहा था कि चुने गए बच्चों को 15 लाख रुपए तक का असिस्टेंस मिलेगा उनके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए थैलीसीमिया योजना के अंतर्गत बिहार में। थैलीसीमिया से पीड़ित बिहार के बच्चों को थैलीसीमिया का इलाज कराया जाएगा, 15 लाख रुपए तक का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। आगे योजनाएं और अभियान देख लेते हैं। अगस्त मंथ 2024 के संपूर्णता अभियान ये लॉन्च किया था नीति आयोग ने। 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए आशय यह है कि 12 की सोशल इंडिकेटर्स में डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए 12 एस्पायरिंग ब्लॉक्स में और 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ये शुरू किया गया था संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये हम बता चुके हैं। जो ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम का जो बहस चल रहा था उसको खत्म करने के लिए सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना ला दी थी। न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवारत रहने वाले कर्मचारियों के लिए और सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन बेसिक पे के 50% के बराबर पेंशन का आश्वासन देती है। न्यू पेंशन स्कीम में लोगों को यही दिक्कत थी, सरकारी कर्मियों को ये दिक्कत थी कि गारंटी की बात नहीं की गई है, तो इसमें गारंटी ये दे दी गई थी कि कम से कम जो बेसिक पे एवरेज बेसिक पे है आपकी लास्ट 12 महीने की सर्विस का सुपरएनुमेशन यानी रिटायरमेंट से 12 महीने पहले तक जो आप सैलरी उठाते थे
उसके की बेसिक मतलब जो बेसिक पे उठाते थे उसका 50% आपको मिलेगा पेंशन के रूप में गारंटी के तौर पर, उससे ज़्यादा भी मिलेगा, मतलब कम से कम इतना तो मिलेगा ही। तो ये गारंटी इंश्योर कर दी गई थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। ठीक है, ये कहा गया था कि 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट विल बी एलोकेटेड टू द स्पाउस इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज विल बी इंटाइटल्ड टू अ गारंटीड मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 पर मंथ आफ्टर रिटायरमेंट। 10,000 पर मंथ ये गारंटी दे दी गई थी कि इतना तो मिलेगा, गारंटीड मिनिमम पेंशन which will become applicable after minimum 10 years of service. Employees' contribution to the scheme will remain at 10% unchanged from previous structure. इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव मानी जाएगी, ये कहा गया था। और जो लोग जो है कह सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम जो लोग ज्वाइन कर चुके थे वो लोग भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ज्वाइन कर सकते थे। और पेंशन अंडर यूपीएस विल बी इंडेक्स्ड टू इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के हिसाब से यूनिफाइड पेंशन स्कीम बढ़ेगी, ये कहा गया था। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में ध्यान रख सकते हैं। जहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटी संबंधी कोई भी चीज़ पूछी जाती है उसमें ये आगे भी पूछा जा सकता है, भले ही ये पिछले साल का करंट अफेयर माना जाएगा। तो यूपीएस के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नई पेंशन योजना के लाभार्थियों पर भी ये प्रावधान लागू होंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं। आगे बढ़ जाएंगे अब लोग राज्य की योजनाओं और समितियों कैंपेन्स के बारे में बात करें। डिजिटल नागरिक और ARVR कौशल कार्यक्रम, ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने और मेटा ने शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था 1 लाख शिक्षकों 10 लाख छात्रों को डिजिटल सुरक्षा का ज्ञान उपलब्ध कराना, डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में शिक्षित करना। ये उद्देश्य था कर्नाटक गवर्नमेंट और मेटा का। 1 लाख टीचर्स और 10 लाख स्टूडेंट्स को डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताया गया था। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया था उन गरीब परिवारों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिनके पास शहरी क्षेत्रों में या तो अपना घर नहीं है या वर्तमान में कच्चे घरों में रहते हैं। 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना था मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत। सुभद्रा स्कीम ये शुरू की गई थी 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपये सुभद्रा योजना के अंतर्गत। तो इसमें महीने में नहीं मिलेंगे, 10,000 in 2 installments every year. Eligible women will get a total of 50,000 in 5 years. 5 साल तक के लिए मिलेंगे। जुलाई में आ जाते हैं भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना। ये कहाँ पे शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट थी। इनिशिएटिव का उद्देश्य है कोल इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनराइज करना। हाउ? बाय कोल गैसिफिकेशन एट ओरिजिन, जहाँ पे कोयला पाया जा रहा है वहीं पर कोयले का गैसिफिकेशन कर देना और वैल्यूएबल गैसेस जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये उद्देश्य था भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन इनिशिएटिव। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? कास्ता कोल ब्लॉक, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव ये आईकार ने शुरू किया था। 5 साल तक ये योजना चलेगी जिसमें वैज्ञानिकों की टीमें फसलों की सभी किस्मों पर सहयोग कह सकते हैं शोध करेंगी। 56 फसलों की 323 किस्मों के लिए लॉन्च किया गया है। साइंटिस्ट इसमें शोध करेंगे और कुछ अभिनव फसल तैयार करेंगे। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। आगे जीवन समर्थ इनिशिएटिव ये LIC ने शुरू किया था। ये एक बीमा पॉलिसी एक तरीके से इंश्योरेंस की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आगे प्रोजेक्ट अस्मिता। प्रोजेक्ट अस्मिता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। अस्मिता का फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। जैसा नाम है वैसे ही काम है कि जितना भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम है ज़्यादातर, उसको इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना है ट्रांसलेशन की कैपेबिलिटी बढ़ा करके। ठीक है, 2 अन्य महत्वपूर्ण पहल जो लॉन्च की गई थी वो थी मल्टी लिंगुअल डिक्शनरी एंड रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। इसको लॉन्च किया गया था। टारगेट है कि 1000 बुक्स को 22 लैंग्वेजेस में, जो हमारी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको उनमें तैयार करना, कम से कम 1000 किताबों को 5 सालों में, अस्मिता के तहत। NPS वात्सल्य स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शुरू किया था। तो NPS में कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे माता पिता अपने बच्चों के लिए, जो है माइनर बच्चों के लिए फंड इकट्ठा कर सकेंगे और बच्चे की उम्र जब 18 साल हो जाएगी तो स्कीम अपना खुद ही जो है आगे बढ़ा लेगा बच्चा। ठीक है, मतलब ये NPS आप पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। NPS अकाउंट अपने बच्चों को खुलवा कर उसमें कंट्रीब्यूशन शुरू कर सकते हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो अपना अकाउंट आगे बढ़ा देगा। नेशनल पेंशन सिस्टम।
आगे राज्य की योजनाएं समिति पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना, ये ऊना जिले में हिमाचल प्रदेश में जो है वहाँ के सीएम जी ने शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना। पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे? ऊना, हिमाचल प्रदेश में। श्रमिक बसेरा योजना, ये गुजरात सरकार की अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा गुजरात में शुरू की गई थी। 17 आवासीय संरचनाएं यहाँ पे बनाई गई थी, यानी कि जहाँ पर लोग रह सके, जो भी श्रमिक वगैरह हैं वो वहाँ पे रुक सके अपने कार्य के दौरान। 17 रेजिडेंशियल बिल्डिंग से एक तरीके से बनाई गई थी वर्कर्स को स्टे करने में हेल्प करने के लिए। कहाँ पे? अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा गुजरात, मतलब राजकोट में। माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर बांधों पर तैरने वाली सौर परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ये बनेंगे प्रोजेक्ट माता टीला, जामनी बांध पर, अर्जुन सागर डैम पर, बुंदेलखंड रीजन में। उत्तर प्रदेश सरकार ये बना रही है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था जुलाई 2024 में। मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के कुकरेल नदी तट पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की थी। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान जुलाई में शुरू किया गया था 2024 में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहनी योजना, इसमें महाराष्ट्र सरकार की योजना है। 21 से 60 वर्ष की आयु की गरीब महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या भत्ता मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार की माझी लड़की बहनी योजना। लड़का भाव योजना, ये लड़कों के लिए शुरू किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 18 से 35 साल की उम्र के जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा योजना शुरू की थी महाराष्ट्र के रेजिडेंशियल्स के लिए। 12वीं पास नौकरी चाहने वाले लोगों को 6,000 रुपये मिलेंगे, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री धारकों को 10,000 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलेगा। उन्हें किसी भी पाठ्यक्रम में इनरोल्ड नहीं होना चाहिए और जो है वो नौकरी ढूंढ रहे हैं उसी अवधि के दौरान उनको मिलेगी ये कह सकते हैं लाभ। और जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो ये लाभ बंद कर दिया जाएगा, ये कहा गया था। जो जॉब सीकर्स हैं उनको स्टाइपेंड यहाँ पे अनाउंस किया गया था, डिप्लोमा धारकों के लिए अलग और डिग्री होल्डर्स के लिए अलग, 12वीं पास के लिए अलग, ये लाड़का भाव योजना के अंतर्गत। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, इसके तहत ये था कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी के छात्र जो रेजिडेंशियल हैं तेलंगाना के, ठीक है, उनको 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, 1 लाख रुपए। लेकिन ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए ही था और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, चीफ मिनिस्टर सॉल्ट न्यूट्रिशन स्कीम, ये उत्तराखंड में शुरू की गई थी। 14 लाख राशन कार्ड बेनिफिशरीज जो हैं अंत्योदय के अंतर्गत और प्राइमरी फैमिली स्कीम के अंतर्गत उनको आयोडाइज सॉल्ट 8 रुपये प्रति किलो प्रति मंथ पर ये आयोडाइज्ड सॉल्ट दिया जाएगा, जिससे उत्तराखंड में जो कई बार ग्वाइटर वगैरह हो जाता है लोगों को आयोडीन की कमी से, वो दूर किया जा सके। आगे जून मंथ में देख लेते हैं, जून 2024 पे नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम गृह मंत्रालय ने शुरू की थी। देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, क्योंकि जो नए कानून आए हैं इसमें काफ़ी फोकस है फॉरेंसिक स्टडीज़ पर। जो कोर्ट में केसेस चलेंगे उसमें फॉरेंसिक एविडेंसेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। तो सरकार को अपनी क्षमता बढ़ानी है फॉरेंसिक्स में, तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भारत भर में स्टैब्लिश की जाएंगी और एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली कैंपस का नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, ये होम अफेयर्स की योजना है। एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव, ये 5 जून 2024 को मोदी जी ने शुरू किया था। दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया था और आप देखेंगे 2025 में भी एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पीएम मोदी जी ने शुरू किया है। ठीक है, 2.0 भी इसका शुरू हो चुका है 2025 में और ये शुरू हुआ था 2024 में बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली में। एक पीपल ट्री लगाया था पीएम मोदी जी ने। लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजाइलियंस, ये थीम थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की। राज्य की योजनाओं में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ये असम सरकार की थी। इसका उद्देश्य था सभी गर्ल्स को स्टाइपेंड देना, वजीफा देना कक्षा 11 से उनके पोस्ट ग्रेजुएशन तक 5 साल तक के लिए। ठीक है, जिससे चाइल्ड मैरिजेस की प्रैक्टिसेस को खत्म किया जा सके। असम गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना,